हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे बड़े, वो सेल्स के अंदर कैसे आएंगे, क्या उन्हें कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या फिर वो नॉर्मली ही सेल के अंदर आएंगे जाएंगे। ठीक है। तो इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पैसिव, जिसमें आता है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड इज ऑस्मोसिस with aquaporins and without aquaporins, and next is bulk transportation, that is endocytosis and exocytosis. ठीक है। starting with our first topic, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है ना, कि जो भी आपके मॉलिक्यूल्स है, देखो एक ना सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। ये है आपका, मैंने ना एक बीकर ले लिया और एक बीकर के अंदर एक सेल रख दिया। ठीक है। अब ये सेल कैसा है कि सेल सेल के बाहर ये बीकर है, ये बीकर के अंदर Na मतलब जो सोडियम है, सोडियम का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत आया है, मतलब मैंने इसके अंदर पानी मिला दिया और मैंने इसके अंदर सोडियम मिला दिया, Na मिला दिया। ठीक है। और ये जो आपका सेल है, सेल के अंदर जो आपका सोडियम का कंसेंट्रेशन है वो बहुत कम होगा। तो क्या होगा कि ये जो सोडियम है ना, वो बाहर से अंदर जाएगा। ये जो सोडियम है वो बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी चीज़ होगी वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाएगी। ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में दो है, एक है सबसे पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब यही सिंपल चीज़ कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाएंगे। और ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो प्रोटीन के नहीं होंगे, ये मॉलिक्यूल्स ना बहुत छोटे छोटे होंगे। ठीक है। लाइक आप O2 ले लो, आप CO2 ले लो, आप कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स ले लो। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो इजीली, कुछ नहीं, आराम से आपके सेल के अंदर चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसका कंसेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है। ठीक है। और यहाँ पर एटीपी, नो एटीपी इज़ रिक्वायर्ड, मतलब कि यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। पैसिव में एक और टाइप का ट्रांसपोर्टेशन आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेम ही है, सेल है, बाहर इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो हाई है, अंदर इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो लो है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कि जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है, मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो लार्ज होता है। ठीक है। तो लार्ज साइज की वजह से क्या होता है कि ना, दो स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स आते हैं। एक आता है आपका चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या करता है, आपके थोड़े बहुत जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है, ये चैनल प्रोटीन। ठीक है। एक और प्रोटीन आता है कैरियर प्रोटीन करके। कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, कैरियर प्रोटीन आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स है जैसे कि ग्लूकोज, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ठीक है। मतलब देखो इसमें भी ना आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। इसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सिंपली क्या है कि कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, नेमली अगर चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट हुए तो वो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। और अगर कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट हुए तो वो आपके बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, या फिर कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे। ठीक है। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपल में क्या होगा, छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। और फैसिलिटेटेड में सर्टेन प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन इसमें भी नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन की बात है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ है वो क्या होगी, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जाएगी, या फिर ऐसा बोलेंगे अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो मतलब देखो, ये सेल है, ये एक बीकर है, ये आपका सेल है। फॉर एग्जाम्पल सेल के अंदर ना सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये जो मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर जो मैंने सोडियम मिलाया है उसका कंसेंट्रेशन कम है। तो पैसिव में क्या पड़ा था कि ज़्यादा से कम में जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि कम से ज़्यादा में जाएगा। जो आपका कंसेंट्रेशन, भले ही आपके सेल के पास सफिशिएंट सोडियम प्रेजेंट है, फिर भी जो सोडियम है वो बाहर से अंदर जाएगा। तो क्या हो रहा है
कि ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि नॉर्मली जो होता है उसके अगेंस्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ना, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में भी दो टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। एक प्राइमरी में ना कुछ नहीं होता है, एक एटीपी होगा, एक एटीपी आएगा। वो एटीपी क्या करेगा, आपका जो ये Na+ का आयन है, Na+ के आयन की हेल्प करेगा सेल के अंदर जाने में, ठीक है। ये है आपका प्राइमरी। कौन कौन सी चीज़ें ये ट्रांसपोर्ट करता है, Na है, K है और बहुत सी चीज़ें जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से हो जाती है, ठीक है। एटीपी इज यूज्ड टू पावर प्रोटीन पंप्स। यहाँ पर जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन्स को ना हिम्मत मतलब पावर मिलती है, ठीक है। पावर मिलती है कि वो जो मॉलिक्यूल्स है, भले ही उनका कंसेंट्रेशन आपके सेल के अंदर ज़्यादा है, फिर भी उन मॉलिक्यूल्स को आपके सेल के अंदर मूव करवाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब देखो, ये है आपका एक बीकर, ये है आपका सेल, इसके अंदर Na+ की कंसेंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है और यहाँ पर Na+ की जो कंसेंट्रेशन है वो कम है। अब क्या होगा ना कि आपका जो सेल है, सेल के अंदर जो Na+ का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो क्या होगा, आपके सेल के बाहर आएगा। सेल के बाहर आने के बाद जितने भी Na+ के आयंस यहाँ प्रेजेंट है, Na+ के आयंस को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये एनर्जी मिलने के बाद ये जितने भी आयंस है वो सेल के अंदर चले जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देखो, वन मॉलिक्यूल मूव डाउन इट्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो, एक जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल गया, वो नॉर्मल, ठीक है, हायर से लोअर कंसेंट्रेशन में आ गया। उसने बाकी के जो बाहर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको एनर्जी प्रोवाइड करी और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर आ गए। मतलब देखो, इसमें अल्टीमेटली हो तो अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ही रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि जो मॉलिक्यूल अंदर ऑलरेडी हायर कंसेंट्रेशन में है वो हेल्प कर रहा है बाहर वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर आने में, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल वैसे ही मूव कर रहे हैं लेकिन अंदर वाला जो मॉलिक्यूल है वो पहले बाहर आ रहा है, फिर वो इन तीनों मॉलिक्यूल्स को अंदर लेकर जाएगा। इन तीनों नहीं, मतलब इन मॉलिक्यूल्स को अंदर लेकर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज ऑस्मोसिस। देखो, कुछ नहीं, ऑस्मोसिस भी एकदम सिंपल ही है। आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वैसा ही है। ये आपका सेल है, ठीक है, और ये आपने एक बीकर लिया और इसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अंदर पानी कम है, अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज़्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। बस ये पैसिव की तरह ही है। देखो इसमें क्या है ना, हाई सॉल्वेंट, मतलब ये समझ लो कि इसमें पानी है, ठीक है। तो पानी और अंदर पानी कम है तो बाहर से अंदर पानी जाएगा, ठीक है। ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब कि ये जो आपका सेल है, सेल के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो मॉलिक्यूल्स को ना उनके साइज के अकॉर्डिंग आने जाने देती है, ठीक है। उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर उसकी साइज सही है तो वो उसे अंदर आने देगी या बाहर जाने देगा। एक और मेम्ब्रेन होता है सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल ना साइज वाइज नहीं देखता, साइज डजंट मैटर ओवर देयर, ठीक है। मतलब वहाँ पर ना साइज के हिसाब से मॉलिक्यूल्स को आने जाने नहीं देता, वहाँ पर जिसकी ज़रूरत हो उन मॉलिक्यूल्स को आने जाने देगा, ठीक है। साइज से फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, अब इसमें ना दो टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशंस है, विथ एक्वापोरेंस, ऑस्मोसिस में विथ एक्वापोरेंस एंड विदाउट एक्वापोरेंस। विथ एक्वापोरेंस में क्या होता है कि आपका जो सेल है, सेल के ऊपर ना सर्टेन प्रोटीन्स लगे होते हैं। अब ये प्रोटीन्स क्या करता है कि जो भी आपका पानी है, H2O जो प्रेजेंट है, उसको फटाफट अंदर आने में हेल्प करता है। और इन पोरिन्स को, इन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस अगर आपके मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है तो वो फटाफट पानी को अंदर आने देगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका जो सेल है, आपके सेल के मेम्ब्रेन, आपके सेल के ऊपर अगर एक्वापोरेंस ना प्रेजेंट हो तो भी जो पानी है वो तो अंदर आएगा, लेकिन कैसे आएगा, बट स्लोली। क्यों? क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर की मदद से अंदर आ रहा है।
और लिपिड आपका जो है वो बेसिकली क्या है, वो वाटर रिपेलिंग है, ठीक है, उसको पानी नहीं पसंद, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना कि पानी को अंदर आने देगा, लेकिन कैसे, एकदम स्लोली, ठीक है। तो वाटर कैन स्टिल मूव थ्रू लिपिड बाइलेयर बट स्लोली, धीरे से पानी अंदर जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप का जो आपका ट्रांसपोर्ट, अच्छा हाँ, और इसमें भी ना आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप का आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज बल्क ट्रांसपोर्टेशन। बल्क ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, आपका सेल है, सेल के बाहर ना बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का आपका सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, किसकी मदद से, एटीपी की मदद से, मतलब इसमें आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके लिए जो प्रोसीजर आपका यूज़ होता है वो एंडोसाइटोसिस है। देखो आपके जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना, आपके जो सेल के बाहर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो एक वेसिकल से कवर्ड होंगे। वो किससे कवर्ड होंगे, एक वेसिकल से। और ये जो आपका सेल है वो क्या करेगा, एटीपी लेकर आएगा। ये जो आप मतलब आपका, हाँ मतलब यहाँ पर ना एटीपी यूज़ होगा। एटीपी क्या करेगा कि इन जो वेसिकल्स वाले मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर भेज देगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या, आपका जो सेल है ना, सेल के अंदर जो भी ऐसे सब्सटेंसेस है जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन सब्सटेंसेस को आप सेल के बाहर या फिर उन मॉलिक्यूल्स को आप सेल के बाहर भेज रहे हो। कैसे भेजोगे, ये आपका सेल है, सेल के अंदर वो अनरिक्वायर्ड चीज़ है, ठीक है। इसकी जो वेसिकल है ना, उसकी वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगी और सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है वो सेल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो सेल के बाहर आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एंडोसाइटोसिस मतलब कि वेसिकल के फॉर्म में जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा वो अंदर आ जाएगा, और एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, वेसिकल के फॉर्म में जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा वो सेल के बाहर चला जाएगा। इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस ना हम डिटेल में पढ़ने वाले इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर। एक्सोसाइटोसिस में ना भी बेसिकली दो टाइप के होता है, एक आपका होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो वेसल्स के अंदर होते हैं उनको ना आप क्या करोगे, आप सेल के अंदर लोगे, ठीक है। तो ये होगा पिनोसाइटोसिस से। और फेगोसाइटोसिस से क्या होगा कि बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स है जो वेसिकल्स के अंदर है उसे आप सेल के अंदर लोगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। ये ना हम डिटेल में पढ़ेंगे, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है। ये नहीं कि जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो सेल के साथ चिपक गए और सेल ने उसे अंदर खींच लिया, ठीक है। कुछ तो भी प्रोसीजर, कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे, कुछ फोल्डिंग कुछ तो झमेला होगा ना, उसके बाद ही आपके ये मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा पिनोसाइटोसिस से फेगोसाइटोसिस से दोनों का जो मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो फेगोसाइटोसिस है उसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है और जो पिनोसाइटोसिस है उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड ट्रांसपोर्टेशन इन सेल मेम्ब्रेन वाला पोर्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन you can write it in the comment section. Thank you.